आपकी संख्या ना के बराबर है। फटाफट सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, चलिए तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। रेडी, पूरा फुल जोश एनर्जी बताना भाई, ठीक है बच्चा। आपके सामने आंसर खुल चुका है, फटाफट आंसर बताइएगा। आपके सामने बेटा आंसर खुल चुका है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किसी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या हेतु किया जाता है। यानी किसी भी निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली जनसंख्या के लिए हम करते हैं क्या? प्राकृतिक का, स्थानीय का, विदेशी का, महामारी का। इस क्वेश्चन का बच्चा राइट आंसर क्या होगा? फटाफट फटाफट फटाफट। वेरी गुड, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, यानी क्या आ चुका है भाई? ऑप्शन नंबर बी बेटा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यानी क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर बी यानी स्थानीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? स्थानीय होगा यहाँ पे, करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित में से किस ग्रह पर जीवन की संभावना है? यानी ये तो पता है भाई कि पृथ्वी पे जीवन है, पृथ्वी पे जीवन पाया जाता है, लेकिन पृथ्वी के अलावा ऐसा कौन सा ग्रह है जहां पे जीवन की संभावनाएं है? तो बेटा याद रखना, मंगल ग्रह पे। कहां पे? जो हमारा मंगल ग्रह है वहां पे जीवन की संभावनाएं हैं। ये अनुमान लगाया गया है भाई कि यहाँ पे क्या है? जीवन है। कहां पे जीवन है भाई? जो हमारा मंगल ग्रह है वहां पे जीवन की संभावनाएं करी गई है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव समष्टि के आयु पिरामिड में जनन पूर्व, जनन श्रम, ठीक है, एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमतः घटते हुए क्रम में है, तो यह प्रतिबिंब करता है समष्टि का बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है, स्थिर है या फिर अस्थिर है। बताइए बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? किसी प्रकार की बातें नहीं, मात्र मैं 1 आवर से कम की मैं आपकी क्लास लूंगी, और मैं चाहती हूँ कि ये क्लास बहुत अच्छे से बिना बतियाए, बिना हालचाल किए क्लास खत्म हो, ठीक है। लास्ट में 5 मिनट में हालचाल दुख सुख जो होगा आप भी कर लेना, मैं भी कर लूंगी, है ना, इसके बीच में नहीं। वेरी गुड बच्चा, क्या हो जाएगा? क्या होगा? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? यानी जो मानव समष्टि है वो क्या हो रही है? बढ़ रही है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, ठीक। नेक्स्ट आपका है जलमग्न पौधे में रंध्र रहते हैं। जलमग्न यानी वे पौधे जो जल में पाए जाते हैं उसमें रंध्र, रंध्र का मतलब होता है बच्चा स्ट्रोमेटा, तो स्ट्रोमेटा रहते हैं दोनों सतह पर बराबर, ऊपरी सतह पर, किसी भी सतह पर नहीं होते, या फिर निचली सतह पर। तो बच्चा याद रखना कि जितने भी जलमग्न पौधे हैं वहां पे स्ट्रोमेटा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि स्ट्रोमेटा का काम होता है जल हानि की क्रिया को करना। क्या काम है भाई? जल हानि को करना। और जो जल में है तो भाई जो जल ही जिसका निवास है, जल ही जिसका जीवन है, आप उसमें जल की कमी को कैसे कर सकते हो? ठीक है, तो कहीं पे भी नहीं। संख्या आपकी कम है, फटाफट क्लास को शेयर करते रहना है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक जली जंगली घास है? यानी जल में पाई जाने वाली एक समस्यात्मक जली जंगली घास है जो जंगल की तरफ फैल जाती है। वो कौन है भाई? जलकुंभी है, ट्रापा है, एजोला है, बोल्विया है। बच्चा ये सारे वाटर में पाए जाने वाले ही घासें हैं, वाटर में पाए जाने वाले ही प्लांट्स है, लेकिन ये जो जलकुंभी होती है, ठीक है बच्चा, जो जलकुंभी होती है ये क्या है? आपकी जली जंगली घास बोली जाती है। क्यों? इसको हम बंगाल के आतंक के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि बंगाल वासियों ने इसको सजावट के रूप में, क्योंकि भाई जलकुंभी जब फुलती है ना, उसके फ्लावर बहुत सुंदर लगते हैं ना, हल्के आपके पर्पल कलर के आते हैं, तो ये फ्लावर्स देखने में हमें सुंदर लगते हैं, और बंगाल के वासियों ने क्या किया था? इसको सुंदरता के लिए जल में लगाया था। लेकिन क्या पता उनको कि भाई इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ता है, ये इतना ज्यादा करते हैं कि कम ही समय में अपनी संख्या फैला देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? बताइए बच्चा, इनमें से किसका उदाहरण है? किसका उदाहरण है? बताइए भाई। अनुकूली विकिरण का, ट्रांजैक्शन का, किसी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का, या फिर अपसारी क्रम विकास का। याद रखना बच्चा कि प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणु का प्रादुर्भाव अगर इनमें से कोई उदाहरण है तो वो क्या है आपका? किसी भी समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता का। क्या है? किसी भी समुदाय में स्थित पूर्व समुदाय में पूर्व स्थित विभिन्नता यानी वेरिएशंस का क्या होता है बच्चा? आपका एग्जांपल होता है। ठीक है, अगला है मरुस्थली अंकुरण का उदाहरण है। मरुस्थली का मतलब होता है बच्चा रेगिस्तान वाला एरिया, यानी जहां पे रेत ही रेत हो। रेत का मतलब भाई क्या होगा? जहां पे बालू की बात करी जाएगी, है ना। तो मरुस्थली अनुकूल का उदाहरण है, यानी जो रेगिस्तान वाले एरिया में जहां पे वाटर की कमी है, जहां पे जल की कमी है, रेत ही रेत है, वहां पे बहुत सारे ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं बच्चा? ग्रो करते हैं। यानी जहां पे इसको वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए ज्यादा वाटर नहीं चाहिए, तो अगेव, नागफनी, ट्रापा या फिर दोनों। तो बच्चा अगेव और जो नागफनी होगा, ये दोनों क्या होते हैं? मरुस्थली के ही एग्जाम्पल होते हैं। इसको देखा जाए अगेव को तो ये अमेरिका के, है ना, अमेरिका देश के जो आपका रेगिस्तान वाला एरिया है, या अमेरिका देश में जो मरुस्थल वाला एरिया है, वो ज्यादा आपको आगे वहां पे ग्रो करेंगे। बाकी नागफनी तो आप जानते हो। ठीक है, इसको भाई घर में अच्छे के लिए लोग रखते हैं। नेक्स्ट आपका है निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग कौन करता है? बच्चा निम्न में से अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करता है, कौन करता है? जो बच्चे आ चुके हैं, क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक कर देंगे, जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर कर देंगे। भाई आपकी लाइक की संख्या अभी भी बहुत कम है, यानी बच्चे ज्यादा है, लाइक की संख्या कम। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने कंजूसी किया है। तो कंजूसी नहीं करना है, कंजूसी को छोड़ देना है, बस एक लाइक ही करना है। तो फटाफट क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है, और बातें नहीं।
ओके चलिए, तो निम्न में से कौन सा अकादमिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं बच्चा? अकादमिक पदार्थ का प्रयोग कौन करते हैं? स्वपोषक, यानी जितने भी ऑटोट्रॉपिक होंगे बच्चा, जितने भी ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो क्या करते हैं? अकादमिक पदार्थों को लेके ही तो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है, यानी जल को लेंगे, ताप को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, तो ये सारी चीजें बच्चा क्या है? हमारी अकादमिक पदार्थ ही होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका अधिकतम वृद्धि दर पाई जाती है। अधिकतम वृद्धि दर जो है, ठीक है, मैक्सिमम जो ग्रोथ रेट इज फाउंड इन कहां पे भाई है? ठीक है, कहां पे है? लेग अवस्था में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल अवस्था में, स्थिर अवस्था में, या फिर सेंटीसेंट अवस्था में। तो अगर बात करी जाए कि जो मैक्सिमम ग्रोथ रेट इज फाउंड इज बच्चा, तो ये कहां पे होगा आपका? एक्सपोनेंशियल अवस्था में होगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी आपका बच्चा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है विज्ञान जो आनुवंशिकी को पर्यावरण से जुड़ती है, यानी बच्चा वह विज्ञान जो आनुवंशिकी को, यानी जेनेटिक्स को क्या करेगी? हमारे पर्यावरण से जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? विज्ञान जो आनुवंशिकी को पर्यावरण से जोड़ते हैं बच्चा, उसको क्या कहते हैं? जीकोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? जीकोलॉजी, याद रखना। क्लियर, ओके, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पढ़ी हुई चीज है, एक तरीके का बच्चा आपका ये रिवीजन है, तो जो बच्चा पढ़ चुका है उसके लिए रिवीजन है, और जो बच्चा बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये दोनों के लिए, किसी एक विशेष बच्चे के लिए नहीं बच्चा, ये दोनों के लिए, ठीक है। पारस्परिक आश्रय होता है, पारस्परिक जो आश्रय है किसमें देखने के लिए मिलेगा? तो याद रखना, पारस्परिक आश्रय हमेशा कहां पे? तितली तथा फूलों के बीच में है ना भाई। तितली जो होते हैं वो कहां पे? फूल पे ही तो बैठने के लिए जाते हैं। क्यों बैठने के लिए जाते हैं? क्योंकि फ्लावर्स कैसा होता है भाई? कलरफुल होता है, वो अट्रैक्ट करने की उसके अंदर वो क्षमता पाई जाती है, और अट्रैक्शन के साथ साथ उसके अंदर अच्छी अच्छी वाली गंध ही होती है, और तितलियां क्या करती हैं? अक्सर करके कहां पे? फ्लावर्स पे बैठती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अधिकतम लवण सांद्रता वाली क्षारीय मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं। अधिकतम लवण सांद्रता, ठीक है, अधिकतम लवण वाली क्षारीय मृदा में, यानी जहां में ऐसी मृदा जहां पे क्षारीय मृदा हो और वहां पे लवण ज्यादा हो, ठीक है बच्चा, लवण ज्यादा हो, अधिक लवण हो, तो वहां पे जो उगने वाले पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? मरुद्भिद, लवणोद्भिद, शैलोद्भिद, या फिर जलोद्भिद। तो बच्चा क्या होते हैं? ये आपके ये लवणोद्भिद होंगे, यानी जो लवणीय स्थान में उगने वाले प्लांट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? लवणोद्भिद कहलाते हैं। बात क्लियर? ओके चलिए अगला देखते हैं, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जो जैव व्यवस्था है उसमें सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका, उत्तक, अंग, ठीक है, जीव, ठीक है। जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को बच्चा याद रखना क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। यानी जो हमारी जैव व्यवस्था है वहां पे सबसे जो सुस्पष्ट इकाई होगी वो क्या मानी जाएगी? सेल या फिर कोशिका मानी जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? अगर हमें हवा के वेग को मापना है तो हवा के वेग को मापने के लिए हम किस यंत्र का, ठीक है, हम किस यंत्र का यूज करते हैं? तो किसका करते हैं भाई? एनोमीटर का, ठीक है। हवा के वेग को मापने के लिए हम क्या करेंगे भाई? एनोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। किसका यूज किया जाता है? एनोमीटर का यूज किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, तंबाकू दिवस, ठीक है, या फिर विश्व पर्यावरण दिवस, या फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो क्या मनाया जाएगा भाई? विश्व जनसंख्या दिवस। कब मनाया जाएगा? 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आयु रचना की रैखिक प्रदर्शन किसका लक्षण है? आयु रचना का रैखिक प्रदर्शन जो होता है वो किसका लक्षण है? भूमि प्रदन का, पारिस्थितिक का, ठीक है, जैव समुदाय का, या फिर जनसंख्या का। तो याद रखना कि आयु रचना का जो रैखिक प्रदर्शन होता है वो किसका होता है बच्चा? जनसंख्या का, यानी पॉपुलेशन का होगा, ठीक है। किसका होगा भाई? पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या। किसका? पॉपुलेशन या फिर जनसंख्या का होता है, ठीक है। अगला आपका है, काष्ठी आरोही लताएं कहाँ पाई जाती हैं? यानी काष्ठी का मतलब होता है बच्चा कठोर, ठीक है, काष्ठी का मतलब होता है कठोर, ठीक है। तो काष्ठी आरोही लताएं पाई जाती हैं, कहाँ पे पाई जाती हैं? टैगा में, पर्णपाती वन में, ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, या झाड़ झंकार जिसको हम चपराल कहते हैं। तो काष्ठी, ठीक है, और आरोही लताएं आपको हमेशा हमेशा कहाँ मिलेंगी? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलेंगी, ठीक है। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय जो वन होता है वहां पे ये देखने के लिए मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ओके नेक्स्ट आपका, भारत में संरक्षित जैवमंडल कितने हैं? भारत में संरक्षित जैवमंडल, यानी बच्चा बायोस्फीयर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कि हमारे भारत में जो जितनी भी संरक्षित बायोस्फीयर है या संरक्षित जैवमंडल है उनकी कितनी संख्या होती है? ठीक है, 10 है, 18 है, 23 है, 41 है। तो कितनी बेटा? 18 होती है, ठीक है। कितनी है? यानी बायोस्फीयर की बात करी जाएगी तो भारत में 18 बायोस्फीयर प्रेजेंट है, या फिर इस हिंदी में क्या कहते हैं? संरक्षित जैवमंडल, ठीक है, हिंदी में संरक्षित जैवमंडल, ठीक है, या फिर इंग्लिश इसको बच्चा क्या कहते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। इनकी संख्या टोटल कितनी है? 18 है। ओके, रॉबर्ट मे के अनुसार वैश्विक जाति विविधता क्या है? रॉबर्ट मे बच्चा क्या एक वैज्ञानिक है, तो रॉबर्ट मे ने क्या लगाया था? अनुमान लगाया था। इन्होंने अनुमान लगाने या इनके अनुमान लगाने के बाद जो भारत की वैश्विक, ठीक है, वैश्विक जाति विविधता है वो कितनी है? 7 मिलियन है, 1.5 मिलियन है, ठीक है, 20 से 25 मिलियन है, या फिर 2 मिलियन है। तो जो रॉबर्ट मे है उन्होंने जब वैश्विक जाति विविधता लगाया था, उसकी अनुमान लगाया था, तो उनके अनुसार कितना भाई? 7 मिलियन है। कितना हो जाएगा बेटा? 7 मिलियन। 7 मिलियन मतलब कितना हो जाएगा? मतलब बेटा 70 लाख।
यानी रॉबर्ट मे के अनुसार जो वैश्विक जाति विविधता है, ठीक है, जो जाति वैश्विक जाति यानी ग्लोबल एथनिक डाइवर्सिटी है, वो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग बचा वो कितनी है, 70 लाख है या फिर 7 मिलियन। ठीक, बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, बाह्य स्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल है, यानी वे संरक्षण जो बच्चा मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। एक संरक्षण होता है बच्चा, कंजर्वेशन वो होता है जो मानव निर्मित होता है, ठीक है, और एक कंजर्वेशन वो होता है जो नेचुरल होता है, यानी कोई भी जंतु कोई भी प्लांट्स अपने नेचुरल हैबिट एंड हैबिटेट्स में वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और कुछ ऐसा कंजर्वेशन होता है जो मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। तो यहाँ पे बीज बैंक है, राष्ट्रीय उद्यान है, पवित्र उपवन है और जंतु उद्यान है, यानी जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है, आपके स्पोर्ट ग्रो है, सीड बैंक है और नेशनल पार्क है। तो जो सीड बैंक होगा, ठीक है, जो सीड बैंक होगा बच्चा वो क्या होगा, मानव निर्मित है, यानी ये बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आएगा। ठीक है बच्चा, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा आपका एक्ट टू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है। कौन आएगा, सीड बैंक, जीन बैंक, ब्लड बैंक, ये जितने भी आपके बैंक होंगे वो सब कहाँ पे, बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आएंगे। बाकी राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन, ठीक है, वन्य अभ्यारण्य, उसके बाद जंतु उद्यान, ये सारे बच्चा कहाँ जाएंगे, स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मानस अभ्यारण्य अवस्थित है। मानस अभ्यारण्य है वो अवस्थित है कहाँ पे, तो मानस अभ्यारण्य को याद रखना असम में, यानी असम में ज्यादा से ज्यादा करके अभ्यारण्य अवस्थित है। क्यों, क्योंकि असम में भाई, असम क्षेत्र में आपको ज्यादा से ज्यादा जंगल देखने के लिए मिलेंगे। भाई जहां पे अगर जंगल है तो वहां पे ढेर सारे जंगली जानवर तो निवास करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो जो आपका मानस अभ्यारण्य है वो कहाँ पे उपस्थित है, असम, यानी कि असम में उपस्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है, यानी ऐसी कौन सी प्रजाति है जो विलुप्त प्राय है, यानी रेड डाटा बुक के अंतर्गत उसको मेंशन किया गया है। तो नेपेंथिस है, टिकोमा है, जोरा है, या फिर बी और सी दोनों है। तो बताइए बच्चा यहाँ पे विलुप्त प्राय प्रजाति कौन है, तो नेपेंथिस क्या है, नेपेंथिस क्या है बच्चा, विलुप्त प्राय प्रजाति है, यानी इसको रेड डाटा बुक लाल पुस्तक कड़िका जो है उसके अंतर्गत क्या किया गया है, इसको मेंशन किया गया है। क्लियर, ओके, चलिए अगला देखते हैं, गैंडा अभ्यारण्य किस राज्य में है, गैंडा अभ्यारण्य जो है वो किस राज्य में उपस्थित है। तो बच्चा गैंडा की भी बात करी जाए तो ये कहाँ पे, असम, क्योंकि भाई असम में क्या है, ज्यादा ज्यादा जंगल है, और जंगल ज्यादा है तो वहां पे जानवर, जंगली जानवर भी ज्यादा निवास करेंगे, और भाई जहां पे ज्यादा जंगली निवास करेंगे वहां पे ही तो कुछ ऐसा पार्क वगैरह या नेशनल पार्क, ठीक है, या कोई अभ्यारण्य, ठीक है, या कोई सुरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है। जहां पे कोई जंगली जानवर रहेगा ही नहीं तो वहां पे हम क्या ही बनाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता यानी हॉटस्पॉट की संख्या इनमें से कितनी है। विश्व में पाए जाने वाले, यानी पूरे विश्व की बात करी जा रही है, सिर्फ भारत की ही बात नहीं की जा रही है, पूरे विश्व में पाए जाने वाले जो हॉटस्पॉट है, जो जैव विविधता है बच्चा, उनकी संख्या कितनी है, तो 34 है। लेकिन याद रखना, क्या याद रखोगे, अब तक बच्चा 36 या हम कह सकते हैं 36 से ज्यादा हॉटस्पॉट है, लेकिन हमारी भी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया है, तो हम क्या कहते हैं, 34 कहते हैं। तो जब भी याद रखना कि जब 34 ना हो, ठीक है, 36 ना हो, 37 ना हो, ऑप्शन आपको 25 दिखे और उसके अलावा कुछ और ऑप्शन दिखे तो फिर 25 करना। जब आपको 25, 34 दोनों दिखे तो फिर आप 25 को स्किप कर देना, 34 को सिलेक्ट करना। ठीक है, ये करना, क्योंकि ऐसे करके थोड़े बहुत दिमाग फिरा के क्वेश्चन सेम तो पूछे जाते हैं, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा चेंज कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका अगला है, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी जितने भी नेशनल पार्क है, जितने भी नेशनल पार्क है वहां पे सुरक्षा प्रदान की जाती है, किसकी करी जाती है, फ्लोरा की, फाउना की, पारिस्थितिक तंत्र की, या फिर दोनों की। तो बच्चा जो नेशनल पार्क है, ठीक है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, अगर वहां पे हम सेफ्टी की बात करें, हम सुरक्षा की बात करें, तो वहां पे फ्लोरा और फाउना दोनों की क्या करते हैं, सुरक्षा करी जाती है। फ्लोरा और फाउना दोनों की क्या की जाती है, सेफ्टी करी जाती है। ठीक है, अगला है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है चिड़ियों के लिए, गैंडा के लिए, बाघों के लिए, घड़ियाल के लिए। तो बच्चा जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए फेमस है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किसके लिए फेमस है, तो याद रखना बाघों के लिए, बाघ यानी जो टाइगर है, टाइगर मतलब चीता। ठीक है बच्चा, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है, या फिर बच्चा जो आपका कान्हा नेशनल पार्क है वो फेमस है किसके लिए, टाइगर के लिए या फिर बाघों के लिए, क्या है ये फेमस है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बाघ की स्पीसीज जो है या बाघ वहां पे रहते हैं। रेड डाटा पुस्तक में किस प्रकार की जीवों की सूची रहती है, यानी जो रेड डाटा बुक है, ठीक है, या फिर लाल पुस्तक कड़िकाएं हैं, ठीक है, IUCN के द्वारा ये प्रतिपादित की गई है, तो इसमें किस प्रकार की स्पीसीज को रखा गया है, दुर्लभ को, विलुप्त को, ठीक है, या संकटग्रस्त प्रजाति को। तो यहाँ पे बच्चा सबको रखा गया, यानी जो निवास जिनकी कहानी खत्म हो चुकी है, यानी जो विलुप्त हो चुका है, ठीक है, जो दुर्लभ है और जो संकटग्रस्त है, सारे को इस रेड डाटा बुक के अंतर्गत क्या किया गया है, मेंशन किया गया है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के स्थानीय संरक्षण का तरीका नहीं है, यानी जो हमारा जैव विविधता है, जो डाइवर्सिटी बच्चा है, जो बायोडाइवर्सिटी है, तो बायोडाइवर्सिटी के इन सिटू कंजर्वेशन, और इन सिटू कंजर्वेशन को कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। तो स्वस्थानीय संरक्षण का तरीका यहाँ पे नहीं है। वनस्पति उद्यान यानी कि बोटानिकल गार्डन, ठीक है, प्रोटेक्ट बायोस्फीयर, ठीक है, सीक्रेट गार्डन या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो यहाँ पे क्या नहीं है, तो वनस्पति उद्यान जो बोटानिकल गार्डन है ये नहीं होगा। अब बोलोगे क्यों नहीं होगा, बोटानिकल गार्डन इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत इसलिए नहीं हो सकता बच्चा कि हम कहीं पे भी बोटानिकल गार्डन लगा सकते हैं। बोटानिकल गार्डन लगाने का मतलब होता है कि हमने कोई ऐसी जमीन ले लिया, हमने कोई ऐसा एरिया ले लिया, उसको घेर दिया, उसको बाउंड्री उसकी बना दी और उसमें हम डिफरेंट टाइप की स्पीसीज को वहां पे लगा दिया।
जहां पे हजारों हजारों, ठीक है, या फिर सैकड़ों की संख्या में स्पीसीज पाई जाएंगे, उनको हम कह देंगे कि हमारा क्या है, ये वनस्पति उद्यान है या फिर बोटानिकल गार्डन है। इसलिए बोटानिकल गार्डन जो है वो इन सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत शामिल इसको नहीं किया जाता है। क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए विख्यात है? पक्षी के लिए, बंदर के लिए, हिरण के लिए, तो गैंडा के लिए। बच्चे किसके लिए है? ये है आपका फेमस गैंडा के लिए। ठीक है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है, ये फेमस किसके लिए है? गैंडा के लिए फेमस है। ओके, हुल्लाक गिब्बन पाया जाता है। बच्चा हुल्लाक गिब्बन क्या एक पक्षी है, याद रखना, हुल्लाक गिब्बन नाम है एक पक्षी का। तो ये हुल्लाक गिब्बन जो है ये पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है? क्लास को लाइक शेयर कर देना भाई, कम से कम 1000 तो होने चाहिए, है ना, 1000 आपके होने चाहिए। और जो भी दिक्कत होगी बेटा वो हम लोग लास्ट में बात करेंगे, अभी कोई बातें नहीं करनी है। ठीक है, तो मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, किसी प्रकार का कुछ भी आपको पूछना होगा उससे रिगार्डिंग आप कोई भी कमेंट मत करना, क्योंकि फिर मैं नहीं पढ़ूंगी तो फिर कमेंट करने का कोई मतलब नहीं लिया जाता है। ठीक है, ओके क्लियर। अब चलते हैं क्लास पे। तो बेटा क्या है आपका? हुल्लाक गिब्बन पाया जाता है। तो बच्चा हुल्लाक गिब्बन का मतलब होता है काजीरंगा पक्षी अभयारण्य से है। कहां पे बच्चा? काजीरंगा पक्षी अभयारण्य से संबंधित है। किससे है? काजीरंगा पक्षी अभयारण्य से संबंधित होगा। ठीक है, क्योंकि ये पक्षी है वह ये पक्षी अभयारण्य में ही सुरक्षित होगा। नेक्स्ट है विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व संरक्षण दिवस जो है वो मनाया जाता है 3 दिसंबर को, 29 दिसंबर को, 26 दिसंबर को, 5 जून को, वही कहां पे? 3 दिसंबर को। अब यहाँ पे एक मिस्टेक आती है। मिस्टेक क्या आती है बच्चा? यानी कहीं पे ये क्या मिलता है कि ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है, तो कहीं पे क्या आ जाता है कि 28 मई को मनाया जाता है। तो अगर कहा जाए तो ये पूरी तरीके से प्रॉपर क्लियर ही नहीं है। कहा जाए तो ये प्रॉपर तरीके से क्लियर ही नहीं, कहीं पे 28 मई बता देगा तो कहीं पे क्या है 3 दिसंबर बता देता है। ठीक है भाई, ठीक है। तो विश्व संरक्षण दिवस मनाया जाता है कब? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ से कंफ्यूजन अपना दूर कर लेना। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है? यानी जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का बच्चा बायोटिक कंपोनेंट यहाँ पे कौन है, यानी जैविक घटक कौन है? जैविक घटक का मतलब होता है जहां पे जीवन है, जहां पे जीव है वो जैविक कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इकोसिस्टम का या पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक है? वायु, सूर्य का प्रकाश, ठीक है, जल, उत्पादक तो बच्चा क्या होंगे? प्रोड्यूसर जो होते हैं। ठीक है, जो प्रोड्यूसर होंगे बच्चा वो क्या होंगे? प्रोड्यूसर जो होते हैं वो कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं भाई? प्रोड्यूसर को हम कहते हैं कि ये हमारे क्या है? प्रोड्यूसर है। किसके प्रोड्यूसर है? ठीक है, इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट यानी जैविक घटक के उदाहरण है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक है? अपघटक, अपघटक बच्चा वे होते हैं जो मृत सड़े गले पदार्थों से अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त कहते हैं, उनको हम मृत जीवी भी कहते हैं। यानी ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। तो भाई कवक और जीवाणु, ये कहाँ पे अगर कोई मर गया, कोई चीज मर गई, डेथ हो गई, कोई सड़ी गली वस्तु है, तो आपको वहां पे बैक्टीरिया देखने के लिए मिलेंगे। आपको वहां पे फंगस, एग्जाम्पल की तरफ आप कहीं भी मत जाना, आप कहीं मत जाना, आपको चेक करना होगा। आप अपने किसी भी बर्तन में लंच बॉक्स जो भी आप लेके जाते हो वहां पे आप सब्जी रख लेना या फिर आप रोटी रख लेना, उसको 2 दिन मत खोलना। ठीक है, 2 से 3 दिन 4 दिन मत खोलना। पहले आप क्या देखोगे? उसमें फंगस लगेंगे, है ना। फंगस लगने के बाद फिर आप 3-4 दिन उसको मत खोलना, उसके बाद फिर खोलना। आप देखोगे कि उसमें क्या पड़ जाएंगे भाई? छोटे छोटे कीड़े यानी बैक्टीरिया भी आपको दिख जाएंगे। तो अगर आपको प्रैक्टिकल करके देखना होगा तो आप देखना। इसका मतलब क्या है कि जो चीज सड़ गई है, जो चीज नष्ट हो गई है, उससे ये अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं। तो कमन भाई कवक और जीवाणु क्या करेंगे? प्राप्त करते हैं। प्रैक्टिकल करके देखना होगा, देख लेना। ये मैं देख चुकी हूँ, है ना। अभी मैं देख चुकी कैसे अपनी लापरवाही से, अपनी गलती से आप उसको करके, मतलब जानबूझ के वो गलती करके देखना। ठीक है, भूज रासायनिक चक्र का अर्थ है, भूज रासायनिक चक्र का अर्थ है तो बच्चा क्या होता है? पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्र। हमारे पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्र, और प्लस यहाँ पे किसका चक्र माना जाता है भाई? खनिज का, याद रखना, खनिज का भी। तो पोषक तत्वों का, ठीक है, और खनिज तत्वों का चक्र ही भूज रासायनिक चक्र कहलाता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? तो बच्चा स्वपोषी क्या करते हैं? अकार्बनिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, जल को लेकर, ताप को लेकर क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये क्या करते हैं? भोजन निर्माण की क्रिया को करते हैं। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, अपशिष्ट जल में बीओडी का अनुमान किनकी मात्रा को मापकर लगाया जाता है? अपशिष्ट जल का मतलब होता है बच्चा गंदे जल। तो गंदे जल में अगर हमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का पता लगाना है तो किसकी खपत के द्वारा हम पता लगाएंगे? 36 का राइट आंसर बताइए, 36 का राइट आंसर बताइए। शायद ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है, ये क्वेश्चन बच्चा कई बार हो चुका है। 36 आंसर बताइए। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको करा चुकी हूँ, मैं कई बार करा चुकी हूँ। वेरी गुड बच्चा, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? यानी ऑक्सीजन की खपत को, यानी ऑक्सीजन की कितनी बच्चा खपत हो रही है, इससे हम क्या कर सकते हैं? बीओडी का पता लगा सकते हैं। किसमें? गंदे जल। अपशिष्ट का मतलब होता है गंदा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखलागत होता है। तो जो हमारा इकोसिस्टम है, हमारे इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो हमेशा हमेशा एक दिशा में चलता है। यानी वो क्या होगा बच्चा? एक दिशा में ही चलेगा, वो चारों दिशा में नहीं चलेगा, इधर उधर नहीं भागेगा, वो एक दिशा में ही गति करेगा। ठीक है, वो एक दिशा में ही क्या करता है बच्चा? वो चलता है। बाघ उपभोक्ता है, बाघ जो है उपभोक्ता है बच्चा, किसका है? जैसे हम कहते हैं ना कि क्या है? पौधा है। ठीक है, क्या कहते हैं भाई? पौधा है। तो इस पौधे को कौन खा लिया? बकरी खा ली, है ना। और इस बकरी को कौन खा लिया भाई? भेड़िया खा लिया, क्योंकि भाई भेड़िया बहुत तेज होता है, चतुर होता है। भेड़िया खा लिया, और इस भेड़िया को कौन खा लिया?
बाघ खा लिया। तो बाघ उपभोक्ता है, बाघ जो होता है बच्चा वो उपभोक्ता होता है। बताइए, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। पहले तो बच्चा हम कहेंगे कि ये द्वितीय श्रेणी का, एनसीईआरटी बच्चा कहती है द्वितीय श्रेणी का, लेकिन एनसीईआरटी भाई कहीं कहीं क्या कह देती है कि ये सेकंड का है, लेकिन कहीं कहीं आपको क्या मिलता है कि थर्ड का है। क्या है? थर्ड का है। जैसे अगर हम बच्चा इसके अकॉर्डिंग देखें, है ना, इसके अकॉर्डिंग जैसे बच्चा घास क्या हो जाएगा आपका? प्रोड्यूसर हो जाएगा। घास क्या हो जाएगा बेटा? प्रोड्यूसर हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर, है ना। भेड़िया क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, और बाघ क्या हो जाएगा बच्चा? टर्सरी कंज्यूमर। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे? इसके अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे कि ये होता है तृतीय श्रेणी का। लेकिन भाई कहीं कहीं क्या कहा जाता है कि ये होता है द्वितीय श्रेणी का। द्वितीय श्रेणी का मतलब कि भाई बाघ ने क्या किया? शाकाहारी वाली चीजों को भी खाया और मांसाहारी वाली चीजों को भी खाया, यानी जो शाकाहारी को भी खाता है और जो मांस को भी खाता है वो किसमें आता है बच्चा? सेकेंडरी कंज्यूमर्स के अंतर्गत आता है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो बाघ है वो क्या है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता या कंज्यूमर्स कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका समुद्र तल पे रहने वाले जंतु कहलाते हैं, यानी वे जंतु जो समुद्र के तल पे रहते हैं। तो समुद्र के तल पे रहने वाले जंतु को क्या कहते हैं? तो समुद्र के तल पे रहने वाले जंतु क्या कहलाते हैं? बेंथिक कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो समुद्र के तल पे रहने वाले जंतु होंगे उनको बेंथिक कहा जाता है। ओके, वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है? अगर हम अपने किसकी एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी को मापे या अपने वायुमंडल की आर्द्रता को मापे, तो वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑक्सीनोमीटर को, हाइग्रोमीटर का, फोटोमीटर का, फोटोमीटर का। तो याद रखना किसका? हाइग्रोमीटर का हम यूज करके क्या करते हैं बेटा? हाइग्रोमीटर का यूज करके हम वायुमंडल की आर्द्रता को मापते हैं। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता को हम हाइग्रोमीटर का यूज करके मापते हैं। क्लियर? चलिए अगला है पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग कहलाता है, यानी जो हमारा इकोसिस्टम है। तो हमारे इकोसिस्टम में दो वनस्पति हैं, तो दोनों वनस्पति के बीच का जो संक्रमण भाग है वो संक्रमण भाग कहलाता है, इकोटोन कहलाता है। ठीक है, या फिर इकोक्लाइन कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है, इकोसिस कहलाता है। तो क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? इकोटोन कहा जाता है, यानी कि पारितंत्र के दो वनस्पतियों के बीच का जो संक्रमण भाग है वो क्या कहलाएगा? इकोटोन कहलाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आपका है जलीय पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? यानी अगर जल के पारितंत्र में देखा जाए, जल की पारितंत्र का मतलब भाई तालाब की बात कर ले, समुद्र की बात कर ले, महासागर की बात कर ले, नदी की बात कर ले, है ना। वैसा नहीं कि तालाब है तो वहां पे जीव नहीं है, समुद्र है तो वहां पे जीव नहीं है, ठीक है, महासागर है तो वहां पे जीव निवास नहीं कर रहे, वहां पे छोटे बड़े जीव सब निवास करते हैं। तो जो जल का पारितंत्र है वहां पे भी ऊर्जा का पिरामिड आपको हमेशा कैसा देखने के लिए मिलेगा? सीधा ही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जल के पिरामिड में जो ऊर्जा का प्रवाह है या ऊर्जा का जो पिरामिड है वो हमेशा हमेशा आपको कैसा मिलेगा? सीधा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर, ठीक है, हस्तांतरित ऊर्जा है। एक पोषक स्तर से, मान लो भाई ये घास है, ठीक है, ये घास है, इस घास को कौन खा लिया? खरगोश खा लिया, है ना, खरगोश खा लिया। इस खरगोश को कौन खाएगा? खरगोश को कौन खा लिया? लोमड़ी खाती भाई। ठीक है, लोमड़ी खा ली, उस लोमड़ी को कौन खा लिया? शेर खा लिया। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी बेटा इसके पास होगी, 100% इसके पास होगी, है ना। मान लो 100 इसके पास है या 1000 इसके पास है, तो इसका फिर 10% कहां चला जाएगा? खरगोश में। फिर इसका 10% कहां जाएगा? लोमड़ी में। और फिर इसका 10% कहां जाएगा? शेर में जाएगा, है ना। तो ये कितने प्रतिशत के अकॉर्डिंग बढ़ते हैं? तो ये बढ़ते हैं आपके 10% के अकॉर्डिंग, यानी 10%। यानी 10% क्या होते हैं? एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में ऊर्जा का प्रवाह स्थानांतरित होता है, या फिर ऊर्जा क्या होती है? स्थानांतरित होती है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसे प्राप्त होती है, यानी कोशीय स्तर में या पारितंत्र में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको प्राप्त होती है? तो बच्चा प्राथमिक उपभोक्ता को, है ना, क्योंकि प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास सबसे ज्यादा होती है। हालांकि प्रोड्यूसर के पास तो भंडार ही भंडार है, लेकिन उसके यूज करने के बाद अगर कोई आएगा तो आपका आएगा प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, नेक्स्ट आपका है एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में, यानी जो हमारा इकोसिस्टम है, तो हमारे इकोसिस्टम में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, जितने भी हरे पौधे हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं उत्पादक, यानी प्रोड्यूसर्स। यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं जो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं, उत्पादक कहते हैं, या फिर पेड़ पौधे या हरे पेड़ पौधे कहते हैं। ठीक है, तो हमारे इकोसिस्टम में जितने भी पेड़ पौधे आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे? प्रोड्यूसर या फिर उत्पादक कहलाते हैं। क्लियर? निम्नलिखित में से कौन सी आहार श्रृंखला सही है? यहाँ पे ऐसा कौन सा जो फूड चैन है, कौन सी फूड चैन है जो बिल्कुल करेक्ट है? घास, गेहूं और आम, यानी घास को गेहूं खा लिया, गेहूं को आम खा लिया। ठीक है, बकरी, गाय और घास, बकरी को गाय खा लिया और गाय को घास खा ली। भाई गाय कभी बकरी खाती है? गाय कभी बकरी खाती, कभी नहीं खाती, क्योंकि गाय क्या है? शाकाहारी है। ठीक है, बकरी सॉरी घास, बकरी और शेर, ठीक है, घास, मछली और बकरी, तो क्या हो जाएगा आपका? घास, बकरी और शेर सही होगा। घास, बकरी और शेर बच्चा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि घास को बकरी खाएगी और बकरी अगर शेर के आगे बढ़ जाएगी तो शेर उसको छोड़ेगा नहीं। अब यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन क्या होगा, अब यहाँ से बच्चा हम कहें कि यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, तो हम क्या बोलेंगे? भाई घास क्या प्रोड्यूसर है, यानी घास उत्पादकता, है ना। बकरी क्या है? बकरी क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। और ये शेर क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। बात समझ में आई? समझ में आया? ये प्राइमरी सेकेंडरी, यानी हम कहीं पे इसको कहते हैं कि ये प्राइमरी सेकेंडरी है, तो कहीं पे इसको कहते हैं ये टर्सरी है। ये कंफ्यूजन दूर हुआ सबका? ये कंफ्यूजन दूर हुआ?
ऊर्जा का पिरामिड भाई कहीं पे भी उल्टा नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। जो एनर्जी का फ्लो होता है वो 10% के अकॉर्डिंग बढ़ता है, तो कभी भी उल्टा नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा आपको सीधा ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है पारसिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। यानी भाई खोज किसी और ने किया था लेकिन यूज किसी और ने किया था, तो किसको? टांसले, एजी टांसले जी को दिया जाता है ना। कौन भाई? जो हमारे एजी टांसले हैं, इनको हम क्या कहते हैं? पारसिक शब्द यूज करने के लिए श्रेय देते हैं कि इन्होंने क्या किया है, जो हमारा इकोसिस्टम वर्ड है, इस वर्ड को इन्होंने लिया है या इसका यूज किया है या फिर इसका प्रयोग किया है। ओके, अगला है, निम्न में से कौन सा कीट भक्षी पौधा है? यानी वे पौधा जो कीटों का भक्षण करते हैं, यानी जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए कीटों को मार मार के खा जाते हैं, ठीक है। तो वे पौधा जो कीट भक्षी पौधे हैं कौन है? ड्रोसेरा है, नेपेंथिस है, हाइड्रिला है या सारे हैं? तो बच्चा क्या है? ए और बी दोनों, क्योंकि ड्रोसेरा और नेपेंथिस क्या है? कीट भक्षी पौधे के अंतर्गत आते हैं। यानी ये पौधे अगर जिंदा है, ये पौधे अगर हैं, हालांकि नेपेंथिस आज नहीं है, नेपेंथिस क्या विलुप्त प्राय प्रजाति है, लेकिन इनके सामने अगर कोई भी कीट आता है, सारे कीट नहीं, जिनका ये भक्षण करते हैं, तो इनको ये क्या करते हैं? अपना भोजन बना लेते हैं, है ना। हालांकि पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये हेटरोट्रॉपिक वाला क्या करें? जीवन अपना रहे हैं। यानी जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उस तरीके से व्यवहार करें। कैसे? हम मनुष्यों के द्वारा, हम जंतुओं के जैसा ये नेपेंथिस और ड्रोसेरा व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये कीटों का भक्षण करते हैं। अब कीटों का भक्षण करने का मतलब हो गया कि अपना भोजन नहीं बना रहे, ये दूसरे के बनाए गए भोजन पर डिपेंड है, दूसरों को मार के खा रहे हैं, ठीक है। जल निगमन जड़युक्त जलोदविद है, यानी जल में है, जल में मौजूद है, और जल में मौजूद होने के साथ साथ वहां पे रूट सिस्टम पाया जाता है, यानी रूट सिस्टम प्रेजेंट है, वहां पे जड़ पाई जाती है, यूटिक्लेरिया में, ठीक है, निम्फिया में, बैलिस्नेरिया में, ट्रेपा में। अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं सारे बच्चों का चेक करूंगी, अब इस क्वेश्चन का आंसर मैं सारे बच्चे का चेक करूंगी। बताइए किसमें होगा ये? किसमें होगा? किसमें होगा? बताइए बताइए बताइए। 48 का राइट आंसर किसमें होगा? डी में तो नहीं होगा। बैलिस्नेरिया तो बिल्कुल नहीं होगा, याद रखना। बैलिस्नेरिया और यूटिकुलेरिया नहीं होगा। अब आप मुझे निम्फिया और ट्रेपा में बताओ। निम्फिया और ट्रेपा मैं आपको बता दें, ए और डी नहीं होगा, बी में। वेरी गुड। ट्रेपा, ट्रेपा जानते हो किसको कहते हैं? जब हम फास्ट रहते हैं, ठीक है, हम फास्ट रहते हैं या फिर भाई कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो हम क्या करते हैं? सिंघाड़े का हलवा, सिंघाड़ा का आटा हो गया, या फास्ट में हम सिंघाड़ा यूज करते हैं। ट्रेपा को हम क्या कहते हैं? सिंघाड़ा कहते हैं, ठीक है। तो सिंघाड़ा अगर आप उखाड़ोगे तो आपको उसमें रूट मिलेगा। सिंघाड़ा ग्रो कहाँ करता है? जल में, वाटर में करता है, और अगर आप उसको उखाड़ोगे तो फिर क्या होगा? वहां पे क्या मिलेगा? रूट मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आपका खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। खाद्य श्रृंखला के दौरान सबसे ज्यादा ऊर्जा संचित होगी किसमें होगी? उत्पादकता में। अभी पीछे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या याद रखना? तो याद रखना उत्पादक। क्या याद रखोगे भाई? आप उत्पादक को याद रखोगे। किसको? उत्पादक को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, जल धारण क्षमता अधिकतम किसमें होती है? जल धारण क्षमता, जल को धारण करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा किसको होती है? तो सबसे ज्यादा होगी किसको? क्ले को। क्ले को बच्चा क्या कहते हैं? चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी में जल को धारण करने की क्षमता क्यों होगी? क्योंकि इसमें जो मिट्टी के पार्टिकल्स होंगे, जो मिट्टी की कण होंगे बच्चा, वो ज्यादा नजदीक होंगे, ज्यादा बच्चा वापस में पास होंगे, तो उसमें अगर वाटर अवशोषित हुआ तो वो वाटर बाहर आने की कैपेसिटी कम होती है। अब हम कहेंगे बालू, बालू में जो कण होगा जो बलुहट मिट्टी होती है, तो बलुहट मिट्टी में जो कण होता है वो पास पास नहीं होते हैं, वो थोड़े से उसमें स्पेस ज्यादा होता है। लेकिन जो चिकनी मिट्टी होती है वहां पे उस कण में, ठीक है, उस धूल की कण में, उस मिट्टी की कण में स्पेस बहुत नॉर्मल होते हैं, ना कि बराबर होते हैं, ठीक है। तो पानी अगर अब्जॉर्ब हो भी गया, अवशोषित हो भी गया, तो वो बाहर आने की कैपेसिटी कम होती है, ठीक है। तो क्ले में ज्यादा होगा, है ना। सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, है ना। ये पता है कि बालू भी पानी को ऑब्जॉर्व करता है, ठीक है। सिल्ट में भी ये आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन बच्चा क्वेश्चन सबसे ज्यादा की बात कर रहा है। ये तो पता है भाई, क्वेश्चन के पूछने के तरीका से देख लो ना, ये सबसे अधिक की बात कर रहा है, तो सबसे ज्यादा अगर किसी में है तो वो आपके क्ले में है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है? तो भाई ऊर्जा का जो पिरामिड है, ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड हमें कभी भी ये उल्टा नहीं मिलेगा, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड जो है, एनर्जी का जो पिरामिड होगा वो कभी भी उल्टा नहीं होता है, ओके। अगला है, सबसे बड़ा पारितंत्र है, यानी सबसे बड़ा, ठीक है। लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन है भाई? तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम की बात करी जाएगा तो क्या है? समुद्री पारितंत्र, ठीक है। क्या है भाई? समुद्री पारितंत्र। समुद्री का मतलब हो जाएगा, समुद्र को मतलब है भाई यहाँ पे समुद्र की जगह कभी आपसे महासागर पूछ सकता है, ऑप्शन दे सकता है महासागर, तो याद रखना या तो महासागर, ठीक है, या फिर समुद्री पारितंत्र, या फिर समुद्र भी कह सकता है। तो सबसे बड़ा इकोसिस्टम अगर कोई है तो वो क्या है? महासागर, या फिर समुद्री, या फिर समुद्री पारितंत्र, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा SO2, ठीक है, इसमें कौन है जो SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होता है? इनमें से कौन SO2 के प्रदूषण से प्रभावित होगा? तो जो हरित लवक होगा। पेड़ पौधों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, पेड़ पौधों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? ये करता है प्रकाश संश्लेषण, यहाँ पे ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो बच्चा ये जो SO2 है,
ये प्रदूषण है, ठीक है, जो वायु प्रदूषण के ही अंतर्गत कहीं ना कहीं शामिल है ये, तो ये पौधों पे भारी कैसे पड़ेगा, यानी कि उसके हरित लवक पे इफेक्ट डालेगा, उसके प्रकाश सॉरी उस पे जो क्लोरोफिल होगा उसमें इफेक्ट डालेगा, और अगर हरित लवक इफेक्ट हुआ, प्रभावित हुआ, ठीक है, क्लोरोफिल प्रभावित हुआ, तो फिर वहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अवरुद्ध होगी। ऐसे ही कहते हैं कि भाई जब हमारी एयर पॉल्यूशन बढ़ता है तो पेड़ पौधों पे भी नुकसान होता है, तो पेड़ पौधे के पत्ती के बीच में क्लोरोप्लास्ट पे इफेक्ट डालता है, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा भाई, प्रकाश संश्लेषण क्रिया धीमी पड़ जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी, वो धीमी हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक है? सबसे ज्यादा ओजोन परत के लिए सबसे ज्यादा कौन है? SO2 है, CO2 है, ठीक है, फ्रियोन है, इनमें से सभी। तो सबसे ज्यादा की बात हो रही है कि सबसे ज्यादा ओजोन परत हेतु सर्वाधिक हानिकारक, यानी जो हमारी ओजोन लेयर है, ठीक है, इसके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है तो फ्रियोन। बच्चा फ्रियोन को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रियोन को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये सबसे ज्यादा क्या है, हानिकारक होती है किसके लिए? हमारे ओजोन परत के लिए। तो फ्रियोन को ही क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। इससे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी होगा। ओके, अगला है फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है? जो फोटोकेमिकल स्मॉग है, ठीक है बच्चा, जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसमें सबसे ज्यादा यानी हमेशा उपस्थित, तो बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हमेशा हमेशा वो कभी के लिए नहीं घटता है, उसकी जो उपस्थिति है वो कभी के लिए नहीं घटती है। तो किसकी? O3 की, ठीक है, किसकी भाई? O3 की उपस्थिति जो है वो कभी के लिए हटती नहीं है, किसमें? फोटोकेमिकल स्मॉग में। ये सबसे ज्यादा यानी ये हमेशा हमेशा क्या होगा? उपस्थित होता है। ओके, अगला है वायुमंडल में निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ को ओजोन की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? ओजोन की मोटाई को हम किसके द्वारा मापेंगे? ओजोन की मोटाई को हम किसके द्वारा मापते हैं? तो मापते हैं डाप्सन इकाई में। किसमें भाई? डाप्सन यूनिट में हम क्या करते हैं? अगर हमें ओजोन के नीचे से शिखर तक, नीचे से मतलब भाई हमने यहां से स्टार्ट किया और शिखर पे गया और इसकी मोटाई को मापना है, तो किसके लिए हम डाप्सन का यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे भाई? डाप्सन का यूज किया जाएगा। ओके, अगला है इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैसें हैं? इनमें से ऐसे कौन है जो ग्रीन हाउस गैसें हैं? इनमें से कौन से ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे ग्रीन हाउस गैस से होती हैं, ठीक है, सारे ही क्या है भाई? ग्रीन हाउस गैसें हैं, यानी ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन के परत पर असर डालता है? यानी ऐसा कौन सा केमिकल मटेरियल है, केमिकल पदार्थ है, ठीक है, जो किस पे भाई? ओजोन के परत पे असर डालने का काम करता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, हेक्साफ्लोरोकार्बन या फिर मोलिकुलर कार्बन। तो सबसे ज्यादा ओजोन की जो लेयर है उस पे इफेक्ट डालता है, तो कौन डालता है भाई? क्लोरोफ्लोरोकार्बन डालेगा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है? सबसे ज्यादा हानिकारक है, किसके लिए हानिकारक है? हमारे ओजोन परत के लिए, ठीक है। ओजोन परत क्या करती है भाई? सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज है, जो अल्ट्रावायलेट रे है, उसको पृथ्वी पे आने से रोकती है ना। भाई अगर ये परत नहीं रहेगी तो ये अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्ट पृथ्वी पे आएंगी, और आप तो जानते हो कि कितनी हानिकारक होती है हमारे लिए, ठीक है। पहली चीज ज्यादा आएगी, हमारे शरीर में क्या बनाने लगेगी? मेलेनिन। त्वचा का रंग कौन देता है? मेलेनिन ही देता है। स्किन कैंसर फैलेगा, हमारे शरीर में मेलेनिन की उपस्थिति ज्यादा हो जाएगी। कोई भी मटेरियल है, कोई भी पदार्थ है, अगर वो ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट है ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? ओजोन परत है वो किस स्तर पे पाया जाता है? तो वो पाया जाता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को बच्चा क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल, समताप मंडल कहा जाता है। तो जो ओजोन परत है वो कहां पाई जाती है? लिथोस्फीयर या फिर समताप मंडल में प्रेजेंट है, ठीक है। यानी ये समताप मंडल जो है वो वहां पे उपस्थित है। कौन सी? ओजोन लेयर। जो ये सारी जो गैसें हैं उस लेयर को क्या कर रही है? इफेक्ट कर रही है, और इफेक्ट कर रही है तो जो ओजोन की लेयर है वो पतली हो रही है, और जब एक समय ऐसा हो जाएगा कि जब ज्यादा पतली हो जाएगी तो इसके छिद्रित होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। ओके, बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण है, यानी बढ़ती हुई त्वचा कैंसर। पहले स्किन कैंसर कम था, लेकिन आज ओजोन परत पतली हो रही है तो आज स्किन कैंसर ज्यादा हो रहा है। चर्म रोग की बीमारी, स्किन का कैंसर होना, और भी जो स्किन पे बहुत सारे बीमारियां होती है ना, डार्क सर्कल पड़ जाना। कभी आपने सोचा डार्क सर्कल पड़ते क्यों? एक तो पहली चीज तो होती है कि कम नींद लेंगे तो डार्क सर्कल पड़ेंगे, है ना, ज्यादा हम फोन का यूज करेंगे तो डार्क सर्कल पड़ेंगे। दूसरी चीज क्या है भाई? जो ये सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे है, अगर हम ज्यादा सूर्य के प्रकाश में या ज्यादा हम धूप में रहेंगे तो ये जो फेस काला होना, ठीक है, डार्क सर्कल होना, ये आंखों के नीचे जो काला घेरा हम कहते हैं, काला घेरा पड़ जाना, ये सारे इसके सिम्टम होते हैं, ठीक है। तो बढ़ती हुई त्वचा कैंसर और उच्च परिवर्तन दर का कारण यहाँ पे कौन है? तो सबसे ज्यादा अगर कोई है तो भाई ओजोन क्षरण है। कौन है? सबसे ज्यादा कौन है भाई? ओजोन क्षरण ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है प्राकृतिक वायु प्रदूषण है। नेचुरल वायु प्रदूषण कौन होता है? प्राकृतिक वायु प्रदूषण कौन है? प्राकृतिक वायु प्रदूषण कौन है? परागकण है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें हैं, एरोसिल है, या फिर यहाँ पे फ्लोराइड्स है। तो नेचुरल वायु प्रदूषक की बात करेंगे तो यहाँ पे सभी होगा। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक क्या है, अगर ये सभी दे देता, ठीक है, ऑप्शन में बच्चा क्या लिख देता? सभी, तो फिर हम इसको क्या कह देते हैं? डी। ये हमारा डी सही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। तो ये परागकण भी प्राकृतिक है, वायु प्रदूषण का काम करता है, ठीक है।
एरोसिल भी नेचुरल एयर पॉल्यूशन है, ज्वालामुखी से निकलने वाली या ज्वालामुखी से जो विस्फोट होते हैं, उस विस्फोट से निकलने वाली जो गैसें होती हैं वो भी नेचुरल एयर पॉल्यूशन होती है। और आपके फ्लोराइड जो है बच्चा वो भी नेचुरल वाइल्ड एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे ये सारा ही सही है, ठीक है, ये सारा ही सही है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे सभी होना चाहिए था, एक को हटा के सभी होना चाहिए था, ठीक है। तो मैं इसको सही कर देती हूँ, यहाँ पे सभी कर लेना ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिनी माता रोग होता है, मिनी माता रोग है, मिनी माता रोग है, ये क्या है भाई, मिनी माता रोग होता है। कोई बच्चा बता सकता है? तो मिनी माता रोग याद रखना है क्या, ये है बच्चा हमारे तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है, एक गंभीर बीमारी है। यानी अगर ये बीमारी हो गई, लक्षण क्या मिलेंगे, लक्षण की बात करेंगे, क्या मिलेंगे, क्या मिलेगा, लक्षण की बात मिलेगी भाई। तो क्या होगा, यानी ये चलने में सुन्नता, हाथ पांव में सुन्नता, चलने में प्रॉब्लम, ये सारे सिम्टम होंगे। ये होता कैसे है भाई, हम क्या करते हैं, जो दूषित जल में, ठीक है, यानी हम दूषित मछली खाते हैं, यानी पारे से दूषित, पारे से दूषित मछलियां, यानी भाई हमारे जल में क्या होगा, यानी जो हमारा जल है, नदी है, ठीक है, तालाब है, नहर है, कहीं का जल है, वहां पे पारा की मात्रा ज्यादा हो जाए, या सिंपल कह सकते हैं दूषित जल की मछली को, दूषित जल की मछली को खा ले, ठीक है, या फिर जेली फिश को खाते हैं, तो जो इसका यूज करते हैं, यानी ऐसा जल, वहां का जल जहां पे पारे की मात्रा ज्यादा है, पारा की मात्रा ज्यादा है, ठीक है, वहां पे दूषित हो चुका है वो जल, और वहां पे मछली है, वहां पे जेलीफिश है, लोग उसको खाते हैं, तो ये बीमारी हो जाती कौन सी, मिनी माता, जो मिथाइल मरकरी के द्वारा होगी। किसके द्वारा होगी, मिथाइल मरकरी के द्वारा। भाई मछली खाते हो, खाओ, लेकिन ये चेक करके खाओ कि हम कहाँ का खा रहे हैं, ठीक है। कहीं नहीं, मछली हमारे लिए अच्छी है, विटामिन हमें मिलती है, प्रोटीन हमें मिलती है, लेकिन अगर हम गंदे जल की खाएंगे, ठीक है, जहां पे पारा की मात्रा ज्यादा है, और भी बहुत सारे जितने प्रदूषक हैं उनकी मात्रा ज्यादा है, तो फिर वो खाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। वर्षा, वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जब इसका पीएच मान कम होता है, यानी एसिड रेन कब कहलाती है, जब इसका पीएच मान होता है 5 से 6, 5 से 6 पीएच मान होगा तो इसको हम क्या कहते हैं, ये अम्लीय वर्षा है, यानी ये एसिड रेन मानी जाती है, ठीक है। SO2 का प्रदूषक नष्ट करता है, जो SO2 है वो का प्रदूषण नष्ट करता है, किसके प्रदूषण को ये नष्ट करने का काम करेगा, SO2 जो है वो प्रदूषण नष्ट करता है, तो किसका बच्चा, लाइकेन का, किसका, लाइकेन का है, ठीक है, किसका है, ये लाइकेन का है, ओके। नेक्स्ट आपका अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है, तो ये भाग कहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, कहीं कहीं ये 60 से 65, यानी 60 से 65% होता है, कहीं कहीं आपको ये किसी किसी बुक में 60 से 65% मिल जाएगा, और कहीं पे आपको ये 70% मिलेगा। अब यहाँ पे 60 से 65% तो है नहीं, 60 से 65 के बीच में कोई परसेंट है नहीं, तो हम क्या कहेंगे भाई, 70%। मैं दो आपको बता दे रही हूँ, कहीं 70 ना आके 60-65 आ जाए तो फिर आप बोलोगे भाई ये तो होता ही 70 है, तो ये 60-65 कहाँ आ गया, तो कंफ्यूजन होगी। तो 60 से 65 के माना जाता है, कहीं कहीं 60 से 65 और कहीं कहीं 70, ठीक है। तो 70 आए तो याद कर लेना, 60 आए तो याद कर लेना, 65 आए तो याद कर लेना, 65 से ज्यादा नहीं, 70 हो जाए वो भी याद करें, 60 से 70 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, साधारणतः कितनी तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है, यानी कितनी तीव्रता की ध्वनि को मानव साधारण यानी नॉर्मल रूप से वो क्या कर सकता है, सह सकता है। तो अगर बच्चा 80 से 90 डेसिमल की जो ध्वनि होगी, ठीक है, वो मानव क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। इससे ज्यादा की जब ध्वनि होगी तो उसको नहीं सहन सकता है, ठीक है, फिर उसको सहन करने में क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है, क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, ओके। चिपको आंदोलन निम्न में किन सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया था, चिपको आंदोलन निम्न में किसके लिए भाई, जंगल, लोग जंगल को काट रहे थे, मतलब जंगल मतलब वन, फॉरेस्ट यानी जंगल को या वन को क्या कर रहे थे भाई, काट रहे थे, तो पेड़ से जाकर क्या के गए, वहां पे चिपक गए, तो पेड़ से लिपट गए, पेड़ को पकड़ लिए, चिपक गए, और पेड़ को पकड़ने की वजह से ही उसको हम क्या कहते हैं, चिपको आंदोलन के नाम से फेमस हो गया। तो किसकी सुरक्षा के लिए, यानी जो लोग क्या कर रहे थे, वन की कटाई कर रहे थे, या फिर जंगल को तहस नहस कर रहे थे, जंगल का पूरा सत्यानाश करके साफ कर रहे थे। अब जंगल का साफ करने का मतलब है कि वहां पे जो पेड़ पौधे हैं उनको वो काट रहे थे, ठीक है। अगला है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये तो नॉर्मल सी बात है, 5 जून को, ठीक है, कब मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये तो मुझे लगता है कि चौथी 5वीं क्लास का बच्चा होगा तब से पढ़ाया जाता है भाई, पर्यावरण दिवस कब, 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। बायोगैस में होते हैं, जितने भी हमारी बायोगैस हैं उनमें क्या क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, या फिर एस्ट्रोगैस है, तो सारे होते हैं, ठीक है। बायोगैस में ये सभी चीजें शामिल है, क्या है, ये सारी चीजें हमारी बायोगैस में शामिल होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए होमवर्क, लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, तो ये रहा